गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ ये 4 कंटेंट्स लेकर आए हैं, 4 विषय सूची लेकर आए हैं जो आपके जीवन में जरूर फायदा, एग्जामिनेशन के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से आपको जरूर फायदा देगा। अब मेरा पहला विषय सूची है भारतवर्ष की लंबाई चौड़ाई पर विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत क्यों है। दूसरा थेलस थ्योरम का एक्सरसाइज 18। तीसरा है भारतीय प्राचीन साहित्य रामायण महाभारत और पुराण को मिथ क्यों कहा गया। चौथा लॉर्ड चैमफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी में जब वे वायसराय रहे तो भारत के इतिहास में कौन सी घटना घटी। क्या रौलट एक्ट इसी समय बना जो काला कानून के नाम से जाना जाता है। इन सब बातों को मैं विस्तृत रूप में बताऊंगा और आपको जीवन में फायदा होगा, एग्जामिनेशन की दृष्टि से फायदा होगा। तब यदि फायदा आपको होता है मेरे पढ़ाने से, मेरे मेहनत से, तो मैं अपना जीवन को धन्य समझूंगा और आपसे सिर्फ 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक की मांग करूंगा। तो हम चलते हैं अपना विषय सूची पर। पहला भारतवर्ष की लंबाई चौड़ाई पर विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है, जिस पर मैंने नोट्स तैयार किया हूं, जो एक पढ़कर सुनाएंगे और उसमें कुछ विशेष बात बताएंगे। पहला, भारत की लंबाई मेगास्थनीज ने क्या कहा। मेगास्थनीज ने लंबाई के बारे में क्या कहा। मेगास्थनीज 16,000 स्टेडिया, पिलाने के अनुसार 22,800 स्टेडिया, डायोडोरस के अनुसार 28,000 स्टेडिया और डायासेकट्स कहीं 20,000 और कहीं 30,000 स्टेडिया, टोलमी के अनुसार 16,800 स्टेडिया आदि। अब भारत के चौड़ाई के बारे में मेगास्थनीज और एरेस्टनीज 16,000 और 16,000 स्टेडिया और पेट्रोक्लीज के अनुसार 15,000 स्टेडिया और टीसियम स्टेडिया। टीसियम भारत एशिया और अवशिष्ट भाग का छोटा नहीं था और ओनोसिक्राइटस भारत के संसार का 1/3 अंश के तुल्य है आदि बातें कहा है। ये लंबाई और चौड़ाई के बारे में हो गया। अब भारत के जीव जंतु के बारे में क्या क्या मिला है। बंदर कुत्तों से बड़े होते हैं, वे उजले रंग के होते हैं किंतु मुंह काला होता है, वे बड़े सीधे होते हैं। दूसरा कहता है हिंदू महासागर की व्हेल मछलियां बड़े बड़े हाथियों से भी बड़ी होती है। तीसरा, हाथी बड़े विशाल होते हैं, उनका जन्म 16 से 18 महीनों में होता है, माता इन्हें 6 माह तक दूध पिलाती है। तीसरा, अजगर इतने बड़े होते हैं कि वे हिरण और सांड को संपूर्ण निगल जाते हैं। सोना खोद कर निकालने वाली चाटियां लोमड़ी के आकार की होती है। भारत के तत्काल निवासियों के ब्यौरे। यहाँ के मनुष्य अपने कानों में सोते हैं। मनुष्य के मुख नहीं होते, मनुष्यों के नाक नहीं होती, मनुष्यों की एक ही आंख होती है, मनुष्यों के बड़े लंबे पैर होते हैं, मनुष्यों के अंगूठे पीछे की ओर फिरे रहते हैं आदि आदि बात कहा। अब युद्धों के बारे में क्या वर्णन किया है। ये सब एक ही युद्ध का वर्णन अलग अलग है, यूनानी लेखक के द्वारा अलग अलग रूप से किए गए हैं। जैसे एरियन ने लिखा है कि इस युद्ध में भारतीयों को 20,000 से कुछ न्यून पदाती और 300 अश्वरोही मरे तथा सिकंदर के 800 पदाती और 10 अश्वरोही, धनुर्धारी 20, संरक्षक अश्वरोही और लगभग 200 दूसरे अश्वरोही गिरे। एक अन्य यूनानी लेखक ने लिखा है कि इस युद्ध में 12,000 से अधिक भारतीय मरे थे, जबकि यूनानी केवल 250 मरे थे। एरियन ने पूर्व के साथ हुए इस युद्ध के बारे में एक स्थान पर लिखा है कि इसमें विजय किसी की भी नहीं हुई है। सिकंदर थक कर विश्राम करने चला गया था। उसने पूर्व को बुलाने के लिए अनेक बार आदमी भेजे थे। अंत में ही पूर्व सिकंदर से उसके स्थान पर मिला था।
भारत का बृहद इतिहास भाग 2 पृष्ठ 317 में लिखा गया है। इस तरह मैं एक ही युद्ध के बारे में विभिन्न मत, विदेशियों के विभिन्न मत के बारे में बताया, जीव जंतुओं के बारे में बताया, भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया कि क्या ये सब मान्यताएं थी। दूसरा हम फ्रांस आते हैं थेलेस थ्योरम एक्सरसाइज 18 पर। ABCD is a trapezoid in which AB समानांतर BC, AB parallel to BC and its diagonals intersect each other at point O। O पर इंटरसेक्ट करता है, यहां पर वो O है, O पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट AO बटा OC बराबर AO बटा OC बराबर BO बटा OB, BO बटा OB। गिवन है ABCD trapezoid in which AB parallel to BC and its diagonal AC and BD intersect at O। To prove AO बटा OC बराबर BO बटा OB। कंस्ट्रक्शन करते हैं थ्रू O ड्रा AE समानांतर AB मीटिंग एट AD एट E। यहां से एक समानांतर रेखा खींच देते हैं AB के समानांतर जो AD से E पर मिलता है। अब प्रूफ है इन ट्रायंगल्स ADC में, ADC में OE समानांतर है CD, इसलिए A बटा ED बराबर AO बटा OC, ये पहला हो गया। और फिर ट्रायंगल्स DAB में, DAB में OE समानांतर हो गया AB, इसलिए A बटा ED बराबर BO बटा OD। अब इसमें देखते हैं ये कॉमन है, ए कॉमन है, तो A बटा OC बराबर BO बटा OD हो गया भाई थेलेस थ्योरम से। इस तरह प्रूफ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थेलेस थ्योरम को जानने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहा जाता है इसको, इसलिए प्रोपोर्शनल थ्योरम है। यदि समानांतर कोई रेखा होगा तो प्रोपोर्शनली बराबर होता है, इक्वल होता है। अब भारत के प्राचीन साहित्य रामायण, महाभारत और पुराण को मिथ क्यों कहा इन्होंने? अंग्रेजों की क्या मान्यता थी? तो भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सभी भारतीयों को अपने प्राचीन साहित्य में, चाहे वह रामायण हो या महाभारत पुराण हो या अन्य ग्रंथ, पूर्ण निष्ठा थी। इसके संदर्भ में मिथ या मिथ्या धारणा अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई, क्योंकि अपने उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से उनके लिए ऐसा करना अनिवार्यता थी। बिना ऐसा किए इन ग्रंथों का उल्लेखित इतिहास तथ्यों की सच्चाई से बच पाना उसके लिए कठिन था, क्योंकि जो भी शिक्षा नीति बनाया था, लॉर्ड मैकाले भी बोले थे कि हम भारत को ऐसा बना देंगे कि अब अपनी सभ्यता संस्कृति भूल जाएगी, लेकिन वो तो नहीं भूल पाए, भारत को नहीं बना पाए, और कितने अंग्रेज हमारे सभ्यता संस्कृति से जुड़ गए। जबकि भारत के ग्रंथ रामायण और महाभारत पुराण आदि भारत के सच्चे इतिहास के दर्पण है। उनके तथ्यों को यदि मान लिया जाता तो अंग्रेज लोग भारत के इतिहास लेखन में मनमानी कर ही नहीं पा सकते थे। अपनी मनमानी करने के लिए उन्होंने उन लोगों को भारत के प्राचीन ग्रंथों के लिए मिथ, अप्रमाणिक, अतिरंजित, अविश्वसनीय जैसे शब्दों का न केवल प्रयोग ही किया, वरन अपने अनर्गल वर्णनों के हर स्तर पर मान्यता भी दी और दिलवाई। फलतः आज भारत के अनेक विद्वान उक्त ग्रंथों के लिए ऐसी भावनाएं रखने लगे, जबकि ये सभी ग्रंथ ऐतिहासिक तथ्य से परिपूर्ण है। मैंने पूरा ऐतिहासिक तथ्य से परिपूर्ण है, कुछ यहाँ के इतिहासकार भी गलतियां की हैं। अब रामायण के बारे में थोड़ा सा बताइए। वाल्मीकि ने श्री राम की कथा का माध्यम से उनके पूर्व लाखों लाख वर्षों का भारत के इतिहास के सामने रखते हुए भारत के स्वर्णिम अतीत का ज्ञान बड़े ही व्यापक रूप से वर्णित किया है। रामायण के कथा का ऐतिहासिकता के संदर्भ में महर्षि व्यास का महाभारत में यह कथन सबसे बड़ा प्रमाण है, जो उन्होंने वन पर्व में श्री राम कथा का उल्लेख करते हुए कहा है, राजन, पुरातन काल के इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है अब वह सुनो। यहाँ पुरातन और इतिहास दोनों ही शब्द
रामायण की कथा का प्राचीनता और ऐतिहासिकता को प्रकट कर रहे हैं। यही नहीं, श्री राम का कथा की ऐतिहासिकता का सबसे प्रबल आधुनिक युग का वैज्ञानिक प्रमाण अमेरिका के नासा संस्थान द्वारा 1966 में और भारत द्वारा 1992 में छोड़े गए अंतरिक्ष उपग्रहों ने श्री राम द्वारा लंका जाने के लिए निर्मित करार गए सेतु के समुद्र में डूबे हुए के अवशेष का चित्र खींचकर प्रस्तुत कर दिया। इस कथा के ऐतिहासिकता का ज्ञान उस बात से भी हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण की सुंदर कांड के 9वें सर्ग के श्लोक 5 में बताया गया है कि जब हनुमान जी सीता जी के खोज के लिए लंका में रावण के भवन के पास निकले तो उन्होंने वहां 3 और 4 दांतों वाला हाथी देखे। श्री PNO के अनुसार आधुनिक प्राणी शास्त्रियों का मानना है कि ऐसे हाथी पृथ्वी पर थे तो अवश्य, किंतु उनकी नस्ल को समाप्त हुए 10 लाख वर्ष से अधिक समय हो गया है। दूसरे शब्दों में श्री राम की कथा 10 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन तो है ही, साथ ही ऐतिहासिक भी है। इन सब बातों के साथ मैं अपना जो नोट तैयार किया था वो आपको पढ़कर सुनाया। उसमें सत्यता इतनी है कि उसको नकारा नहीं जा सकता। अरे लॉर्ड चैम्फोर्ड जो 1916 से 1921 ईस्वी तक भारतवर्ष के लॉर्ड वायसराय रहे, उसके समय में क्या क्या घटनाएं घटी उसका कुछ वर्णन करेंगे, क्योंकि एक बार में वर्णन करना उचित नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड चैम्फोर्ड वायसराय नियुक्त किए गए। भारत मंत्री एडविन मैंटू और वायसराय लॉर्ड चैम्फोर्ड ने 1918 ईस्वी में संवैधानिक सुधार की अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया गया और उसके बहुसंख्यक सदस्यों का चुनाव की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन डायआर्ची की प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए। इस प्रणाली के तहत कुछ विशेष जैसे वित्तीय और कानून की व्यवस्था को आरक्षित विषय कहा गया और वे गवर्नमेंट को सीधे नियंत्रण में रहे। शिक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय स्वायत्त संस्था शासन जैसे विषय को हस्तांतरित विषय कहा गया तथा उन्हें विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधिकार दे दिए गए। और उसका यह मतलब था कि जबकि कुछ खर्च वाले विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया तथापि गवर्नर का वित्त के ऊपर पूरा नियंत्रण बना रहा। इसके अलावा गवर्नर अपने मंत्रियों को निर्णय को किसी भी ऐसे कारण से जिससे वह विशेष समझे रद्द कर सकता था। अब इसमें सबसे बड़ी घटना घटी जो रॉलेट एक्ट आया, जिसको काला कानून कहते हैं। 1919 ईस्वी में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। फरवरी 1919 ईस्वी रॉलेट ने 2 विधेयक पारित किए, जो पारित होने के बाद रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए अनेक भारतीय नेताओं द्वारा इस कानून का विरोध किया गया, क्योंकि सरकार ने 21 मार्च 1919 ईस्वी को में इसे लागू कर दिया और इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था तथा गुप्त मुकदमा चलाकर अपराधी दंडित किया जा सकता था। मैंने प्योर काला कानून था। इसके पहले भी एक कहानी हम सुनाएंगे, थोड़ा सा इसको हम पढ़ के पहले सुना दें, तब गांधी की कहानी इस पर सुनाएंगे हम। इस एक्ट को भारतीय ने काले कानून की संज्ञा दी। संपूर्ण भारत में इस एक्ट का विरोध प्रदर्शन हुआ। महात्मा गांधी जो अब तक भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे वे अप्रैल 1919 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और सारे देश में हड़ताल रखी गई तथा जुलूस निकाले गए। दिल्ली के स्वामी सदानंद ने जुलूस का नेतृत्व किया। दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट अंग्रेजों ने जुलूस पर गोली चला दी और 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। लाहौर और पंजाब में उपद्रव हुए। स्वामी सदानंद एवं पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल के कहने पर गांधी जी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। पलवल में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर बंबई भेज दिया और इस एक्ट से भारतीयों और अधिक सक्रिय भावना से जागृत हो गई।
और उन्होंने हैबियस कॉर्पस पर भी इसी कानून में बनाया था, यू मे हैव द बॉडी टू रिलीज ए पर्सन, टू कस्टडी ए पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल कस्टडी, टू रिलीज ए पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल कस्टडी। जो हैबियस कॉर्पस होता है उसको भी उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी स्थगित कर दिया। माने किसी भी कारण से उसको बंदी किया जा सकता है, रिलीज नहीं किया जा सकता, जबकि हमको ये रिट्स में दिया गया है, हमारा ये अधिकार दिया गया है हैबियस कॉर्पस का, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है उसको इस रॉलेट एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। गांधी जी के बारे में एक कहानी इसी में है कि गांधी जब फर्स्ट विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों से अपना स्वायत्तता की मांग किए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जीत जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध तो आपको स्वदेश वापस करके चला जाएंगे, लेकिन जब जीते तो उन्होंने कभी नहीं लौटाने का बात कहा, उन्होंने और रॉलेट एक्ट ला दिया, काला कानून ला दिया, जिसके अंतर्गत बिना संदेह के आधार पर उसको किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको उस पर गुप्त मुकदमा चलाकर जेल में भेजा जा सकता था, फांसी दिया जा सकता था। एक काला कानून था जिसको हमेशा विरोध होते रहा। अब अगले दिन कुछ जालियांवाला बाग का कांड हुआ के बारे में बताएंगे, और कुछ यदि मेरे बताने से यदि फायदा हुआ है तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और थोड़ा सा इसको फिर से हम आपको यूट्यूब के दिखाएंगे, यूट्यूब इसमें कैसे चलता है, यदि नेट सही रहेगा तो देखिए कितना सुंदर छटा है, ये अपना खेत का मैं दिखा रहा हूँ, नेचुरल सीन है, बिल्कुल आलू का खेती है और बड़ा ही ढंग से देखिए कैसे हम अपने खेत में ये मेरा ITI है, बड़ा ही सुंदर सीन प्राकृतिक छटा। इस तरह आज का वीडियो सिर्फ इतना ही समाप्त करता हूँ कि इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने दिखा दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपको फायदा हुआ है तो फायदा हुआ है। अब हम इसको बंद करते हैं, आज का इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।